नमस्कार दोस्तों, राममान एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इजी भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, और इसमें जो सवाल आते हैं अगर आपने आज पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो क्वेश्चन जो आराम से देखते ही हो जाएगा। लेकिन लास्ट तक देखिए। इस टॉपिक के बाद हम कुछ वर्ड्स भी बताएंगे आपको, हिंदी के जो वोकेबलरी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी बताएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी किया है, क्योंकि हम शब्दों को साथ के साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम क्या करेंगे, पहले करेंगे एक टॉपिक और उसके बाद कुछ शब्दों को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ले रहे हैं हिंदी में हम कारक। ठीक है, तो कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक, संप्रदान, ठीक है, अपादान, और क्या बोलते हैं, संबोधन एक और हो गया। तो ये सब जो 8 कारक होते हैं, इनकी किसकी क्या विशेषताएं होती है, जनरली क्या पूछता है वो इनमें 8 कारकों में, कि एक वाक्य दे देता है इसमें कौन सा कारक दिया गया है। तो उसकी पहचान के लिए हम सिस्टम से चलते हैं सर, लिखे हुए इस पर ही। कारक, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक, तो प्लीज नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं पहले कारक पर आते हैं। इनमें से पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है वो कर्ता होता है। आपको देखिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे शब्दों को पकड़िए जो आपके आसानी से, जो दिमाग में ऑलरेडी फीड है, उनसे शब्दों को जोड़िए। ठीक है, सब्जेक्ट तो और कोई जानते हैं, जो किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो आ जाते हैं वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अभिषेक ने कपड़े धोए, वे क्या कर रहे हैं? है आएगा, हो नहीं है, वो गलत हो गया। तो आ जाते हैं कर्ता कारक। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं अभिषेक ने कपड़े धोए। किसने धोए कपड़े? अभिषेक ने। कार्य कौन कर रहा? अभिषेक। वे क्या कर रहे हैं? हालांकि ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन फिर भी इसमें भी ये क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे के बारे में। तो इसीलिए इन वाक्यों में अभिषेक और वे कार्य करने वाले, इसलिए कर्ता कारक है। अगर पूछा जाए, ऐसा वाक्य दे दिया जाए कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो अभिषेक और वे है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, कार्य करने वाले को कर्ता बोलते हैं, और कर्ता कारक का मतलब जो कार्य कर रहा है उससे जुड़ा हुआ कारक कर्ता कारक। बिल्कुल सिंपल चीज है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। दूसरे पर आते हैं कर्म। कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जब कोई कार्य होगा, एक तो करने वाला है, उस कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। एक तो कार्य करने वाला कर्ता हो गया, कर्ता के कार्य करने से कोई और चीज प्रभावित हो रही है, जिस पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रवि सोनू को पढ़ाता है, इसमें कर्ता कारक कौन है? रवि। सोनू को पढ़ा रहा है, तो इसमें किस पर? पढ़ाना क्या है? क्रिया हो गया। पढ़ाना क्रिया हो गई यानी वर्ब हो गई है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? सोनू को। ठीक है, तो सोनू क्या है? सोनू पर प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, इसलिए सोनू क्या है? क्या हो गया भैया? हाँ जी, सोनू हो गया है कर्म कारक। एक मिनट सर, देखिए इस लाइन का ध्यान से देखना। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, एक हम बहुत सारे रट लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा देख लेंगे, तो अगर किसी के साथ ने लगा हुआ है तो समझिए कर्ता है वो, कर्ता। कर्म है मतलब लगा हुआ है, छिपा हुआ है, तो उसमें को लगा होता है, छिपा होता है, और करण के साथ से होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं, अभी हम कर्ता और कर्म की बात कर रहे हैं सर। तो रवि सोनू को पढ़ाता, तो सोनू के साथ को लगा हुआ है, इसलिए क्या है? ये कर्म कारक है। लेकिन यहां पर देखिए, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। क्या होता? को होता है, परंतु कहीं कहीं कर्म कारक का चिन्ह छिपा रहता है। यानी ये जो को है कहीं कहीं पर छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसमें को समझ में आता हमारे। जैसे
बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, बच्चा दूध को पी रहा है। लेकिन अगर ऐसा लिखते तो थोड़ा वाक्य अच्छा नहीं लगता, दूध को पी रहा है, लेकिन अर्थ तो यही है ना, बच्चा दूध पी रहा है या बच्चा दूध को पी रहा है, तो इसलिए इसमें को छिपा हुआ है, तो दूध क्या है, कर्म कारक है भाई। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो को लिखा हो सकता है, लेकिन को छिपा भी हो सकता है। तो कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को और करण के साथ से, अभी वो भी आएगा। जैसे अभी बहुत से कहेंगे जी कर्ता में तो आपने ने नहीं बताया था, चेक करते हैं। अभिषेक ने कपड़े धोए, यहां पर ने लगा हुआ था। वे क्या कर रहे हैं, या रवि क्या कर रहा है, तो रवि ने क्या किया, यही तो बताना, रवि ने, तो ने लगा भी हो सकता, छिपा भी हो सकता है सर। ओके, तो कर्ता कारक, कर्ता सब्जेक्ट, कर्म हो गया ऑब्जेक्ट। तीसरे कारक पर आते हैं सर, करण कारक। करण कारक किसी क्रिया के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए, कोई कार्य करना है कर्ता को, तो जिस साधन के हेल्प से वो करेगा उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज काम करने के लिए कोई ना कोई चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, तो जिस किसी क्रिया के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाए, जिस भी साधन का प्रयोग करेंगे वो क्या है, करण है। केतन चम्मच से खीर खा रहा है, केतन क्या है, कर्ता, खा किसको रहा है, खीर को, तो खीर क्या है, कर्म है। लेकिन खा किससे रहा है, चम्मच से, तो इसलिए चम्मच की सहायता ली जा रही है, साधन क्या है, चम्मच है, तो इसलिए चम्मच क्या हो गया, कर्म हो गया। इसके साथ से लगा हुआ आ चुका है। ओके, अगले पर चलते हैं। बच्चे ने छड़ी से कुत्ते को मारा, बच्चा क्या है, कर्ता, कुत्ता क्या है, कर्म, और किससे मारा है, छड़ी से, इसलिए ये क्या है, करण, करण कारक। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, जिस किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, जिस भी साधन का प्रयोग किया जाए वो करण कारक हो जाता है। ठीक, अगले पढ़ते हैं। यहां चम्मच और छड़ी करण कारक है, जो मैंने रेड कलर में कर दिया है। तो कर्ता सब्जेक्ट क्लियर हो गया, कर्म ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, करण हो गया इंस्ट्रूमेंट, यानी जो साधन का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, अगले पर आते हैं। आगे भी आसानी है, बिल्कुल आसान चीज है ये। संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कर्ता कुछ काम कर रहा है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मेहमानों के लिए फल लेकर आओ, फल लाने हैं, किसके लिए लाने हैं, मेहमानों के लिए। भिखारी को भोजन दो, भोजन किसको देना है, भिखारी को। इसको आप एक और आसान समझ सकते हैं, संप्रदान में एक शब्द छिपा हुआ है, प्रदान, जहां पर कोई चीज देने की बात आए, किसी को कोई चीज देने की बात आए, आसान समझने के लिए वहां पर संप्रदान कारक है। ठीक है, जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है, कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये भाई क्या होता है कि जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में कुछ ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, कुछ अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। तो जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो ये जो टाइपिंग एरर है इनको प्लीज इग्नोर करें। ओके, ठीक है भाई। तो जैसे मेहमानों के लिए फल लेकर आओ, तो जैसे वहां कर्ता ने कर्म को करण से, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए क्या होगा, के लिए। ठीक है, तो मेहमानों के लिए फल लेकर आओ, यानी फल जो मेहमानों को देने हैं, प्रदान कर रहे हैं। भिखारी को भोजन दो, भोजन किसको देना है, भिखारी को देना है, तो प्रदान करना है। जहां प्रदान करना आ जाए तो समझ जाइए कौन सा है, संप्रदान कारक। यहां पर मेहमानों और भिखारियों के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए संप्रदान कारक है। आसान हो गया सर, बहुत आसान है सर। 4 हो चुके हैं। देखिए भाई, अगर आप पहली बार कारक पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप पहली बार कारक पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमारी वीडियो को यहीं तक देखिए। ठीक है, वीडियो को फिर पॉज कर दीजिए। आप वीडियो पूरा भी देख सकते हो, वो अलग बात है। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, इसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, इन चारों को सोचिए थोड़ा, लगभग आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद, या कल, मतलब नेक्स्ट डे भी ले सकते हो, 2-4 घंटे बाद भी देख सकते हो। जब आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं तो अगले 4 को पकड़िए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल आसान चीज़ है, फिर तो 8 के 8 एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता कि हम 8 के चक्कर में अच्छी तरह से किसी को नहीं कर पाते। अगर बिल्कुल 100% क्लियर करना है तो 2 टुकड़ों में बांट लो उसको,
समझ में आ गया ना? तो वो आपको देखना है सर। आप ऐसा कर सकते हैं, पूरी वीडियो एक साथ देखिए, पूरे नोट करिए, नोट करने के बाद जितना समझ में आ रहा ठीक है, उनमें से पहले 4, बिल्कुल 4 सोचिए, मतलब कि मैंने 4 पढ़े भी हैं, पहले जो 4 है संप्रदान कारक तक, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान तक, इनको कूल माइंड होकर आराम से सोचिए, 1 घंटे 2 घंटे तक उसको ही सोचिए, बस 4 को, मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप कुछ और काम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो इनके बारे में सोचिए, ठीक। जब दोबारा से फिर उन 4 को एक बार फिर पढ़िए और दोबारा फिर उनके बारे में ऐसे ही सोचिए, बड़े आराम से याद हो जाएंगे, जम जाएंगे दिमाग में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन नहीं सर, अगले कारक पर आते हैं। 5वां कारक है अपादान कारक। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो, जहां पर कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज है किसी से अलग होती दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहां अपादान होता है। संप्रदान में तो देना होता है, प्रदान करना होता है। अपादान देखिए मिलता जुलता सा नाम है, लेकिन जब कोई अलग होती चीज दिखाई जाए तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो गई थी तो गिरेगा ना सर, तो अलग होते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा। रेलगाड़ी स्टेशन से छूट गई, रेलगाड़ी स्टेशन से अलग होती हुई दिखाई जा रही है, तो इसलिए रेलगाड़ी स्टेशन से छूट गई, अपादान कारक है। जैसे कह रहा है कि कुत्ता दीवार से कूद गया, पहले कुत्ता दीवार के ऊपर था, दीवार से कूदा है तो उससे अलग होते हुए दिखाया गया है। समझ में आ गया भाई? तो जहां भी कोई चीज अलग होते हुए दिखाई जाए तो अपादान कारक होता है। बहुत आसान चीज है। इसके बाद चलते हैं संबंध कारक। यदि एक वस्तु या एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाए, वस्तु की जगह व्यक्ति भी हो सकता है, याद रखना, तो संबंध कारक होता है। ओके, देखिए यहाँ पूरी डिटेल नहीं लिखी जाती, वो तो आप इतना समझदार हो। एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। यह मेरा घर है, घर किसका है? मेरा है, ठीक है, तो इसलिए घर का संबंध मुझसे बताया गया, तो ये क्या हो गया भैया? संबंध कारक हो गया। ठाकुर साहब का गांव रामगढ़ है, शोले वाले ठाकुर साहब, संजीव कुमार, ठाकुर साहब के गांव का नाम रामगढ़ था, याद है ना गब्बर सिंह वाली फिल्म शोले, तो उसमें उस गांव का नाम था रामगढ़। तो ठाकुर साहब का गांव रामगढ़ है, रामगढ़ का संबंध ठाकुर साहब से बताया गया है, इसलिए क्या हो गया? कौन सा कारक है? संबंध कारक है भाई। यहाँ भी आसान चीज है, संबंध का मतलब क्लियर हो गया। यह पुस्तक हरीश की है, ठीक है, यह गाय किसान की है, यह खेत विवेक का है, सब क्या है? संबंध कारक है। ओके, अगली बात, अधिकरण कारक। संज्ञा के लिए जिस रूप से क्रिया के आधार, इस पर ध्यान देना, क्रिया के आधार का बोध हो। कोई भी चीज है कहां पर रखी हुई है, कहां पर स्थित है, वो अधिकरण कारक से होता है। जब उसकी क्रिया के आधार का बोध होता है तो वहां पर अधिकरण कारक कहते हैं, अधिकरण कारक। ओके, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक कहाँ? मेज पर है, तो पुस्तक की का जो आधार है उसको बताया जा रहा है, कहां पर है? मेज पर है। हम छत पर बैठे हैं, तो मेज पर रखी है, छत पर बैठे हैं, ठीक है। वे कमरे में बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं? कमरे के अंदर है, तो उसके ऊपर हो, उसके अंदर हो, उसके साइड में हो, ये सब क्या है सर? ये अधिकरण कारक है सर। क्लियर हो गया है अभी? ओके, लास्ट भैया, लास्ट बिल्कुल आसान, देखते ही संबोधन। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन मतलब संबोधित करना, बिल्कुल आसान चीज है। तो जैसे हे भगवान सहायता करो, तो भगवान को पुकारा जा रहा है, इसलिए कौन सा? संबोधन कारक है। इसमें जैसे एक्सक्लेमेटरी होता है इंग्लिश में, ठीक है, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी संबोधक सूचक शब्द, संबोधन सूचक जो क्या होता, चिन्ह होता है, उसका प्रयोग भी होता है जनरली। अगर नहीं भी है तो भी यही रहेगा, हे भगवान, अरे बच्चों शोर मत मचाओ, ठीक है, ये क्लियर है भाई? तो हे, ओ, अरे, इस टाइप का जो जनरली आए, हे, ओ, अरे, तो ये जो होता है संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं सर? संबोधन कारक। क्लियर हो गया? तो हमने कितने बताए? 8 प्रकार के कारक बताए। अभी देखते हैं सर, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम। हाँ जी, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर करण, संप्रदान। देखते हैं थोड़ा सा।
अभी हल्का सा रिवाइज मारते हैं। कर्ता कारक जो कार्य को कर रहा है, जो कार्य को कर रहा है वो कर्ता कारक है। जैसे जैसे क्या आ गया, कपिल पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कपिल क्या है, कर्ता कारक। कर्म कारक किसी कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कपिल पुस्तक पढ़ रहा है तो किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो कर्म कारक क्या है, पुस्तक है। ओके। करण कारक जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कार्य किया जाता, क्रिया की जाती है, वो करण कारक होता है। जैसे बच्चे ने छड़ी से कुत्ते को मारा, किससे मारा, छड़ी से मारा। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या हो गया, करण कारक। करण कारक क्या हो गई, छड़ी हो गई। संप्रदान कारक जहां पर कोई चीज देने की बात हो, जैसे गरीबों को वस्त्र दो या गरीबों को दान दो, तो संप्रदान मतलब प्रदान करना, मैंने बताया था संप्रदान प्रदान करना वाला होता है। अपादान कारक जब कोई चीज अलग होती हुई दिखाई दे, अलग होता हुआ दिखाया जाए, अपादान कारक। जैसे स्टेशन से रेलगाड़ी छूट गई, स्टेशन और रेलगाड़ी को अलग होते हुए दिखाया गया, अपादान कारक। संबंध कारक किसी का, वस्तु का किसी व्यक्ति से या दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाए, वो संबंध कारक है। यह मेरी साइकिल है, साइकिल का और मेरा संबंध बताया, संबंध कारक। ओके। अधिकरण कारक जब वस्तु के आधार का बोध हो, आधार यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है या व्यक्ति कहाँ पर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, तो अधिकरण कारक होता है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ पर है, मैदान में, अधिकरण कारक। संबोधन कारक जब किसी को पुकारा जाए, हे भगवान मदद करो, भगवान को पुकारा जा रहा है, तो संबोधन कारक हो गया। ठीक है, आसान चीज़ है। अगर 8 एक बार में याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना शुरू के 4 याद रखना। मैंने क्या बताया, 100% क्लियर होना चाहिए किस में क्या है। ठीक है, तो शुरू के 4 एक तरफ कीजिए, बाद में एक तरफ कीजिए। बस ये कि 99% मत करना, 100% करना, क्योंकि 99% तो थोड़ी देर में हो जाएंगे, हो चुके होंगे जितना मैंने पढ़ाया। ओके, अब आ जाते हैं सर। जैसा मैंने कहा था कि कुछ शब्द भी दूंगा मैं आपको, तो उन शब्दों पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम शब्दों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो देखिए टाइम भी कंज्यूम होगा, प्लस आपको अगर हम एक दिन में 150-200 शब्द बता दें तो आपका कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैंने बताया कि कुछ शब्द लीजिए, डेली आ जाइए। तो कुछ शब्दों पर आते हैं। एक शब्द लिख लीजिए भाई, नोट करते चलना, अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन बोलते हैं। क्लियर हो गया, जिसके पास कुछ ना हो। ओके। दूसरा एक और है, ऐसे ही ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, अगोचर। अगोचर को 2 तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपने केवल रट रखा है तो आप गड़बड़ भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसकी 2 लैंग्वेज बनती है। पहला बनता जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों की पकड़ में ना आए, उसे अगोचर कहते हैं सर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक तो लैंग्वेज यही बनेगी, जो इंद्रियों से परे हो, आंसर हो गया अगोचर। अगोचर किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं सर अगोचर। अगोचर का मतलब इंद्रियों से परे होने का मतलब समझिए, क्योंकि लैंग्वेज वो भी सिंपल भी दे सकता है। इंद्रिय हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये हमारी ज्ञानेंद्रिया है। तो ऐसे कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी शक्ति जो हमको दिखाई नहीं दे रही, जो हमको सुनाई नहीं दे रही, जिसको हम सूंघ नहीं सकते लेकिन है, अस्तित्व है जिसका, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, सूंघ नहीं सकते, उसको अगोचर कहते हैं। जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में ना आए। इंद्रियों से परे का मतलब इंद्रियों की पकड़ में नहीं आए। जैसे एक वो होता है सर रडार। रडार क्या करता है, इनको मतलब जो हवाई जहाज वगैरह होती है इनकी लोकेशन को ट्रेस करता है, इनको लोकेशन को बताता है रडार। लेकिन कुछ रडार मतलब कुछ विमान ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्टील्थ विमान कहते हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। तो वो क्या होते हैं, जो रडार को धोखा देने में सक्षम है, वही तो स्टील्थ विमान कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इंद्रियों को धोखा दे सकता है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो जाए, इंद्रियों की क्षमता जहां काम करना बंद कर दे, वहां उसे क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर।
इसके बाद दो शब्द हो गए, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, अगोचर, अगोचर क्या बताया हमने, जो इंद्रियों से परे हो। और शब्द देखते हैं सर, देखिए सर, एक शब्द होता है, ये ध्यान से देखना सर, जिजीविषा। एक होता है जिजीविषु, ठीक है। तो देखिए जिजीविषा और जिजीविषु क्या होते हैं, ऐसे कई सारे शब्द मैं आपको देने वाला हूं अभी, ये बिल्कुल क्लियर करना है। जिजीविषा जीने की इच्छा, जीना यानी जीवित रहने की इच्छा। और जिजीविषु है जीने का इच्छुक। ठीक है, जिजीविषा है जीने की इच्छा, जिजीविषु है जीने का इच्छुक या जीने की इच्छा रखने वाला, जिसकी इच्छा है कि मैं जीऊं, मैं जीवित रहूं, उसे जिजीविषु बोलते हैं सर। अब देखिए ध्यान से सुनना सर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर आ आता है तो इच्छा है और उ आता है तो इच्छुक है। समझ में आ गया? जहां पर आ आए तो इच्छा और जहां पर उ आए तो इच्छुक, यानी इच्छा रखने वाला। इच्छुक का मतलब है ये बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। तो आ रहा है तो इच्छा है और उ आ रहा है तो इच्छुक है या इच्छा रखने वाला है। इस चीज को पहले नोट करिए, तब अगले शब्दों पर आ रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब आपको मैं जो शब्द दूंगा एक दूंगा, बताकर दोनों चलूंगा लेकिन एक दूंगा। तो जिजीविषा क्लियर हो गया। ऐसे ही एक शब्द और लिखते हैं हम। पहले बिल्कुल क्लियर करना है, जिजीविषा लिखा हमने, अब है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। किसी चीज को जानना है, नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है उसका, तो जिज्ञासा जानने की इच्छा, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ओके सर। ऐसी है जिगीषा, ये जिजीविषा जीवित रहना, जिज्ञासा जानना, और जिगीषा जीतने की इच्छा। हाँ जी, जिज्ञासा क्या? जीतने की इच्छा। ओके, जिज्ञासा जानने की इच्छा, और जिगीषु क्या हो जाएगा? जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने का इच्छुक। क्लियर हो गया? ओके। तो देखिए करीब बिल्कुल बहुत नजदीक के शब्द हैं, तो ये गड़बड़ करा देते हैं। ऐसे ही इसके बाद आ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, मुमुक्षा। मुमुक्षा क्या होता है? मोक्ष की इच्छा। और मुमुक्षु क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक है भाई। अब मुमुक्षा और मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा है मुमुक्षा। अब ध्यान से देखना, मोक्ष क्या होता है? कहा जाता है कि भाई इंसान जन्म लेता है, मरता है, फिर दूसरा कोई जन्म लेता है, फिर मरता है। तो ये जो जन्म मरण का बंधन होता है, इससे मुक्त होना, कि भाई बार बार जन्म ना ले, उसको मोक्ष कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, तो मुमुक्षा और मुमुक्षु क्लियर हो गया। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मुमुक्षा की बजाय अगर मुमूर्षा आ जाए
या मुमूर्षु आ जाए, थोड़ा सा इसको भी ऐसे कर लेना, मुमूर्षा या मुमूर्षु आ जाए, तो यहां पर मोक्ष शब्द हट जाएगा। ये कंफ्यूज करता है सर, ये शब्द यही तो कंफ्यूज करते हैं, एग्जामिनर भी ये जानता है। तो मोक्ष की जगह क्या हो जाएगा? मृत्यु। जिज्ञासा का उल्टा हो गया, ठीक है, मुमूर्षा। विलोम शब्द हो गया, जिज्ञासा का विलोम शब्द हो गया मुमूर्षा, मृत्यु की इच्छा, और मुमूर्षु हो गया मृत्यु की इच्छा रखने वाला। ठीक है, मुमूर्षा मुमूर्षु भी क्लियर हो गए? ओके सर, एक और ले लेते हैं सर ऐसा ही सब। हाँ जी, एक होता है युयुत्सा, यानी युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा, और युयुत्सु क्या हो जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो मैंने आपको जो शब्द बताए हैं, कुछ शब्द बताए हैं जिसमें आ और ऊ का डिफरेंस आते ही उसका अर्थ भी बदल जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द हैं सर, सारे एक एक नोट करना है, एक एक याद करना है। ठीक है, और कम से कम आप उसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आ और ऊ में। ठीक है, इसके बाद कुछ और शब्द भी ले लेते हैं सर, इसमें भी आते रहेंगे आपके सामने। ये जो आ और ऊ वाले शब्द हैं और भी ले आएंगे हम नए वाले, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो आपके सामने हम ला चुके हैं। जैसे एक शब्द बहुत प्रसिद्ध होता है सर, निर्निमेष। निर्निमेष के को दो अर्थों में कहा जा सकता है। निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए, या निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए, या आप कह सकते हैं कि एक टक। अभी ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है इसमें, अब दोबारा करेंगे तो इससे अच्छा यही है कि रहने देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए। जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये जो हमारी पलक है ये झपकनी नहीं चाहिए, तो उसे निर्निमेष बोलते हैं। एक टक देखना, टकटकी कहते हैं ना, टकटकी लगाकर देख रहा है, तो उसे निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। आज की वीडियो को हम इतना ही ब्रेक देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही सर, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, जय हिंद। और भाई कमेंट जरूर करिए, कमेंट आपके कम हो गए हैं। मैंने देखा कि अब लाइक तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं। और कमेंट थोड़े बड़े बड़े कीजिए कि जो आपके मन के भाव हैं उनको थोड़ा बताइए, हमें भी पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं आगे। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भैया जय हिंद भाई।